साल 1885 में मानव इतिहास की पहली गैसोलीन पावर्ड मॉडर्न कार कार्ल बेंज नाम के आदमी ने इन्वेंट की थी और इसका फर्स्ट टेस्ट रन उनकी वाइफ बर्था बेंज ने किया था। उन्हें 1886 में इसका पेटेंट मिला। पेटेंट नंबर था DRP37435। 140 साल पुराने कागज के इस छोटे से टुकड़े ने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। कहने को तो दुनिया की ये पहली आइस कार मुश्किल से पूरे 1 हॉर्स पावर की भी नहीं थी, मगर असल में ये कार इतनी पावरफुल थी कि पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री की नींव रखी। मगर बेंज एक ऐसी कार रही जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी और इतिहास गवाह है कि किसी चीज का रेवोल्यूशन तब एस्टेब्लिश होता है जब उससे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की जिंदगी में बदलाव आ जाए। और इसलिए इंटरनल कंबशन कार्स को अफोर्डेबल और मास मार्केट बनाने के लिए आगे आए हेनरी फोर्ड, जिन्होंने 1908 में दुनिया को दी फोर्ड मॉडल टी। और ये गाड़ी दुनिया की पहली ट्रू मास मार्केट कार मानी जाती है। जहां बेंज मोटर वैगन को क्रेडिट जाता है दुनिया की पहली आइस कार होने का, फोर्ड मॉडल टी को क्रेडिट जाता है मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू करने का। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में केवल बड़ी और महंगी कार्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबल एंड वैल्यू फॉर मनी कार्स। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि दबे पांव इंडिया में स्मॉल एंड अफोर्डेबल कार्स को जड़ से मिटा देने के लिए एक नया रूल ऑलमोस्ट अपनी फाइनल स्टेज में है। और अगर यही रिसेंट ड्राफ्ट फाइनल रूल में कन्वर्ट होकर लागू हो गया तो आपने जो एक अफोर्डेबल कार खरीदने के सपने सजाए हैं वो अगले साल के बाद से शायद कभी पूरे ही ना हो पाए। क्या है ये स्मॉल कार्स को किल करने वाला नया प्रपोज रूल और कैसे एसयूवी मेकर्स लाइक टाटा एंड महिंद्रा सरकार के साथ मिलकर स्मॉल कार्स को खत्म करने की साजिश में लगे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दरअसल रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार ने अपकमिंग कैफे 3 नॉर्म्स में स्मॉल कार्स को दिए जाने वाले कंसेशन वापस ले लिए हैं, क्योंकि टाटा एंड महिंद्रा ने ये आर्गुमेंट दी है कि इस कंसेशन से केवल एक ही कार मेकर यानी मारुति सुजुकी को ही फायदा होगा, क्योंकि स्मॉल कार्स के सेगमेंट में सुजुकी का 95% मार्केट शेयर है। मगर इस छोटी सी खबर के कितने बड़े और घातक परिणाम होने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको ये समझना होगा कि कैफे नॉर्म्स होते क्या हैं और कैसे ये हमारे देश की गाड़ियों की सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। कैफे नॉर्म्स यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। आसान भाषा में समझाऊं तो पोल्यूशन और ऑयल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए ये बेसिकली कार मैन्युफैक्चरर्स पर भारत सरकार की ओर से लगाए जाने वाले रेगुलेशंस हैं, जिसमें कार ब्रांड के लिए एक फिक्स टारगेट सेट किया जाता है कि 1 साल में उसकी टोटल सोल्ड कार्स पर किलोमीटर कितना CO2 एमिशंस करेंगी और कितना फ्यूल इकोनॉमी देंगी। मेन बात यह है कि ये एमिशन नॉर्म्स हर एक इंडिविजुअल कार्स पर लगने की बजाय कंपनी की टोटल फ्लीट पर लागू होते हैं, जिसमें उसकी छोटी बड़ी सारी कार शामिल होती हैं। और कार मेकर की पूरी फ्लीट का ये एवरेज एमिशन एक फॉर्मूला के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है और अगर कोई कार कंपनी इन टारगेट्स के अंदर अपना एमिशन नहीं रख पाती है तो उस पर बहुत भारी भरकम जुर्माना भी लगता है। कैफे नॉर्म्स कैसे काम करते हैं और ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इन्हें मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में अपनी इस वीडियो में समझा है, आप इसे भी देख सकते हैं। इंडिया में पहली बार कैफे नॉर्म्स साल 2017 में आए थे। ये पहली बार था कि इंडिया में पैसेंजर कार्स पर फ्लीट वाइज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेट की जा रही थी। फिर अगले 5 साल बाद यानी 2022 में कैफे 2 नॉर्म्स लागू हुए जो अभी करंटली चल रहे हैं और अब साल 2027 में कैफे 3 नॉर्म्स लागू होने हैं, जिसको लेकर कार इंडस्ट्री में ये सारा ड्रामा चल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि कैफे 1 में मैक्सिमम CO2 एमिशन लिमिट थी 130 ग्राम पर किलोमीटर। अभी कैफे 2 में ये एमिशन लिमिट है 113 ग्राम पर किलोमीटर और पिछले साल सितंबर में ड्राफ्टेड कैफे 3 नॉर्म्स में यही लिमिट घटकर की गई है 91.7 ग्राम CO2 पर किलोमीटर। अब कार मेकर्स की मेन लड़ाई इसी ड्राफ्ट से शुरू हुई, क्योंकि इस ड्राफ्ट में सरकार ने एक नया वेट बेस्ड रिलैक्सेशन ऐड किया था जो स्मॉल कार्स को एमिशन में थोड़ा कंसेशन देता था। रिलैक्सेशन ये था कि जो भी कार 909 kg के अंदर की होगी, इंजन 1200 सीसी होगा और उसकी लेंथ 4 मीटर से कम होगी, उन कार्स को कैफे 3 लिमिट्स में 3 ग्राम CO2 पर किलोमीटर का रिलैक्सेशन मिल सकता है। और आग सारी यहीं से लगी, यानी इससे सीधे छोटी कार्स को फायदा होता और बड़ी कार्स इस छूट से बाहर रह जाती, जिसके रिएक्शन में टाटा महिंद्रा और MG जैसी कंपनीज जो मोस्टली बड़ी कार्स ही बनाती हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को अपना विरोध दर्ज कराया। टाटा के MD एंड CEO शैलेश चंद्र ने कहा कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी भी कार कैटेगरी को कैफे नॉर्म्स में कंसेशन दिए जाए। इवन ये कार ब्रांड्स तो इस मामले को PMO तक लेके गए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्मॉल कार्स को दिए जाने वाले इस एग्जेम्पशन को ड्राफ्ट से हटा दिया और कैफे पैरामीटर सभी के लिए टाइट कर दिए ताकि सारे ऑटो मेकर्स मजबूरी में EVs और हाइब्रिड कार्स ज्यादा बेचें। तो फिर विवाद किस बात का है ये भी समझिए। असल में टाटा एंड महिंद्रा ने EV पावर ट्रेन्स और प्लेटफॉर्म डेवलप करने में करोड़ों रुपए फूंक दिए। इसलिए इन कंपनीज का कहना है कि अगर सभी के लिए रूल्स सख्त होंगे तो इससे मजबूरी में ही सही पर इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा और ग्रीनर टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी। और कैफे 3 नॉर्म्स में कोई भी रियायत देने से उन कंपनीज को एडवांटेज मिलेगा जिन्होंने EV टेक्नोलॉजी में कोई खास मेहनत नहीं की है। लेकिन स्मॉल कार मेकर्स लाइक मारुति सुजुकी इस चीज का काउंटर
काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कि कैफे नॉर्म्स में कंसेशन ऑप्शनल नहीं बल्कि नेसेसरी है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है अफोर्डेबिलिटी। होता ही है कि स्मॉल कार्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, और इन बजट टाइट कार्स में जब स्ट्रिक्ट कैफे एमिशंस लिमिट के हिसाब से इंजन को री इंजीनियर किया जाएगा, नए कॉस्टली पार्ट्स एड ऑन होंगे और हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम लगाने पड़ेंगे, तो इनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये स्मॉल कार्स ना ही अफोर्डेबल बचेंगी और ना ही लॉजिकल। मारुति सुजुकी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि कैफे नॉर्म्स यूरोपियन नॉर्म्स पर ही बेस्ड है, जिनकी वजह से वहां पहले से ही इनकी सेल्स नीचे जा रही है और कैफे नॉर्म्स अनफेयरली बिगर कार्स को फेवर करते हैं। आरसी भार्गव ने एक और लॉजिकल बात कही कि स्मॉल कार्स एक तो पहले से ही पर पैसेंजर एमिशन कम करती हैं, ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल भी बड़ी कार के मुकाबले बहुत कम यूज करती हैं और फ्यूल तो कम से कम कंज्यूम करती ही है। यानी कि एक छोटी कार लाइक मारुति स्विफ्ट 5 लोगों को कैरी करने में जितना एमिशन करती, उससे कहीं ज्यादा एमिशन और उससे कहीं ज्यादा फ्यूल एक बड़ी कार लाइक टाटा नेक्सॉन या हैरियर उड़ा देगी उन्हीं 5 लोगों को कैरी करने में। मारुति का भी कहना सही है कि स्मॉल कार्स अपने साइज के कारण ऑलरेडी रिसोर्स और एमिशन एफिशिएंट होती हैं, तो फिर उन्हें भी फ्यूल गजलर बड़ी कार्स के साथ पैरामीटर पर क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि अगर स्मॉल कार्स को भी स्ट्रिक्ट कैफे 3 नॉर्म्स मीट करने पड़े तो फिर आज की अफोर्डेबल कार्स के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए टच करने लगेंगे, जिसका दुष्परिणाम ये होगा कि मार्केट से सारी अफोर्डेबल एंड स्मॉल कार्स ऑलमोस्ट विलुप्त होने लग जाएंगी और लोग मजबूरी में महंगी और बड़ी कार्स भी खरीदेंगे और उन्हें इंजन भी फिर बड़े ही लेने पड़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली पर कार CO2 एमिशन भी ज्यादा ही होगा, ना कि कम। और फिर जब कार्स अफोर्डेबल ही नहीं बचेंगी तो फिर जो एंट्री लेवल बायर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। फिर या तो वो और बड़ा कर्जा लेंगे 10-12 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर मजबूरी में एक सेकंड हैंड कार लेंगे। बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट एजेंसीज के मुताबिक इंडिया में अभी हर 1000 लोगों के पास केवल 24 कार्स ही है, जबकि वर्ल्ड एवरेज पर 1000 पीपल 314 कार्स का है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को एमिशन कंट्रोल के साथ ही कार्स की अफोर्डेबिलिटी पर भी फोकस करना ही होगा। इवन खुद इंडिया का थिंक टैंक नीति आयोग भी इस बात की वकालत करता है कि इंडिया को स्मॉल कार्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, मगर टाटा एंड महिंद्रा कह रहे हैं कि कैफे 3 नॉर्म्स में स्मॉल कार्स को वजन के बेसिस पर कंसेशन देने से पैसेंजर सेफ्टी कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि फिर कंपनीज और लाइटर और अनसेफ कार्स बनाने लगेंगी। बट हमारे समझने वाली बात यह है कि जब एक एंट्री लेवल बायर के लिए अफोर्डेबल कार भी अफोर्डेबल नहीं बचेगी तो फिर हाई सेफ्टी रेटिंग वाली कार्स बनाने का भी क्या फायदा, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ी आबादी तो मजबूरी में ही 2 व्हीलर पर स्टिक रह जाएगी और एक सो कॉल्ड अनसेफ कार स्टिल 2 व्हीलर से तो कहीं गुना सेफ्टी ऑफर करती ही है। टाटा एंड महिंद्रा ने तो अभी सीधे खुल के सरकार से भी ये कहा है कि कैफे 3 नॉर्म्स में 909 केजी के अंडर वाली कार्स को रिलैक्सेशन देने से सीधे सीधे मारुति सुजुकी को ही फायदा होगा, क्योंकि स्मॉल कार्स में मारुति का शेयर 95% है। ये बड़े कार मेकर्स अपनी सबसे बड़ी नाकामी छिपा रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियोज हैवी एंड गैस गजलिंग और हाई एमिशन वाली कार से भरे पड़े हैं, जो इतने सालों में भी इंडिया के लिए अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशिएंट एंड स्मॉल कार्स का पोर्टफोलियो नहीं खड़ा कर पाए। टाटा और हिंडे के पास है भी तो मुश्किल से 1-2 कार्स हैं जो उनकी प्राइम ब्रांड अनर्स नहीं है, और इन एसयूवी फोकस्ड कार मेकर्स को कैफे 3 आने के बाद अपने फ्लीट के एमिशंस कंट्रोल रखने के लिए पसीने छूटने वाले हैं। और अब जब भारत सरकार ने स्मॉल कार्स को दिए जाने वाले कंसेशन कैफे 3 के ड्राफ्ट से हटा दिए हैं तो प्लेइंग फील्ड सभी कार मेकर्स के लिए बराबर हो गया, लेकिन एमिशन नॉर्म्स इससे और भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और इससे सबसे ज्यादा मुश्किलें मारुति सुजुकी की ही बढ़ने वाली है। और संभव है कि अगले 1.5 से 2 सालों में बहुत सारी स्मॉल कार्स डिसकंटिन्यू होंगी या फिर बहुत सारी स्मॉल कार्स के प्राइसेस 10 लाख के ब्रैकेट छूने लगेंगे। कैफे 3 नॉर्म्स अप्रैल 2027 में लागू होने वाले हैं, जो इंडिया के अब तक के टफेस्ट एमिशन रूल्स होंगे। और क्योंकि स्मॉल कार्स का कंसेशन हटा दिया गया है तो संभव है कि अगले 1 साल में न्यू कार लॉन्चेस से ज्यादा बहुत सारी कार्स के डिसकंटिन्यूएशन देखने को मिलेंगे। अब नतीजा जो भी हो, लेकिन ये मान के चलिए कि अपने देश में अब अफोर्डेबल मोटरिंग पर बहुत बड़ा संकट है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें और हाइप भी करें, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।